नमस्कार दोस्तों। 5 प्रश्नों की श्रृंखला का आज हमारा 7वां दिन है और कल के 6वें दिन के पाँच 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 जो प्रश्न थे उनके उत्तर हम लोग जो है आज डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी बिजली क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक है। तो ये पहला कथन सही है। स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर जो हैं उनकी क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक होती है। दूसरा कथन है, कई एसएमआर जिन्हें फैक्ट्री में असेंबल किया जा सकता है और इंस्टॉलेशन के लिए किसी स्थान पर ले जाया जा सकता है की कल्पना औद्योगिक अनुप्रयोगों या सीमित ग्रिड क्षमता वाले दूरदराज के क्षेत्रों जैसे बाजारों के लिए की जाती है। ये भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, एसएमआर की पूर्व निर्मित इकाइयों का निर्माण किया जा सकता है और फिर उन्हें साइट पर भेजा और स्थापित किया जा सकता है जिससे उन्हें बड़े पावर रिएक्टरों की तुलना में बनाना अधिक किफ़ायती हो जाता है। ये भी ठीक है। चौथा देखिए, एसएमआर पर आधारित बिजली संयंत्रों को पारंपरिक संयंत्रों के लिए 1 से 2 साल की तुलना में हर 3 से 7 साल में कम बार ईंधन भरने की आवश्यकता होती है। कुछ एसएमआर को बिना ईंधन भरे 30 वर्षों तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये कथन भी सही है। इस प्रश्न में चारों ही कथन सही हैं और पूछा गया था कितने कथन सही हैं, तो इसमें चारों ही सही हैं। देखिए, स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर में जो है ईंधन भरना जो है कम बार पड़ता है, मीन्स कम समय में नहीं बस ज़्यादा समय में भरना पड़ता है। तो इसलिए स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर धीरे धीरे करके अब ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से कितने कथन सही हैं। पहला, परमाणु ऊर्जा दुनिया की 10% बिजली प्रदान करती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कहीं अधिक मात्रा में स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा की आवश्यकता है। ये बिल्कुल ठीक है। वर्तमान समय में परमाणु ऊर्जा दुनिया की केवल 10% बिजली प्रदान करती है। दूसरा, रूस का अकादमिक लोमोनोसोव दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र है जिसने मई 2020 में वाणिज्यिक संचालन शुरू किया और 35 मेगावाट एसएमआर से ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। ये भी सही है। वहाँ पे 2 यूनिट हैं जो 35 मेगावाट उत्पादन कर रही हैं ऊर्जा का। तीसरा, हालांकि एसएमआर की प्रति यूनिट अग्रिम पूंजी लागत कम है, मतलब इसे बनाने में जो है कीमत कम आती है, फिर भी एक बार तैनात होने के बाद उनकी आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता व्यवहार में साबित होना बाकी है। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए नहीं गए हैं, तो इस वजह से ये अभी वास्तव में आगे पता नहीं है हमको कि मतलब कम्पिटिटिव है या फिर नहीं है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है, एसएमआर को हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली में नवीकरणीय स्रोतों के साथ जोड़ा जा सकता है और उनकी दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। तो हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली जो है उसमें यही कॉन्सेप्ट ही है कि जो स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर हैं उनको नवीकरणीय स्रोतों के साथ जोड़ा जा सकता है। तो इसमें भी चारों कथन सही है। तो इसमें उपर्युक्त सभी विकल्प डी सही है। उसके बाद तीसरे प्रश्न पे आइए, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कितने कथन सही नहीं हैं। तो पहला देखिए, एमएसपी का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण इस तरीके से किया जा रहा है जो देशों को उनकी भूवैज्ञानिक बंदोबस्ती के पूर्ण आर्थिक विकास का लाभ एहसास करने की क्षमता का समर्थन करता है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, विशेष रूप से एमएसपी महत्वपूर्ण खनिजों पर केंद्रित है जो इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत बैटरियों के लिए इनपुट हैं। ओके, बिल्कुल। मिनरल सिक्योरिटी जो है, जो भी एलिमेंट हैं वो महत्वपूर्ण खनिज वही हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत बैटरियों के लिए इनपुट के तौर पे काम करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रमुख साझेदार देशों ने खनिज सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की घोषणा की है। यह घोषणा टोरंटो में प्रॉस्पेक्टर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ कनाडा के सम्मेलन के दौरान की गई, जो दुनिया का सबसे बड़ा खनन कार्यक्रम है। ये कथन भी सही है। ये जो कार्यक्रम है ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के दौरान जो है इसकी घोषणा की गई थी एमएसपी की। चौथा स्टेटमेंट देखिए, एमएसपी रणनीतिक अवसरों के लिए सरकारों और निजी क्षेत्र से निवेश को उत्प्रेरित करने में मदद करेगा, संपूर्ण प्रश्न श्रृंखला मूल्य श्रृंखला में जो उच्चतम पर्यावरण, सामाजिक और शासन मानकों का पालन करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि दोनों ही क्षेत्रों से निवेश को उत्प्रेरित करने में मदद करेगा, जिससे जो सप्लाई चेन है वो स्टैंडर्डाइज होंगी।
तो चारों स्टेटमेंट सही है, बताना था कि कितने कथन सही नहीं है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, इसलिए विकल्प डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न देखिए, और इसमें बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो पहला है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, एनएसजी के बारे में है। तो एनएसजी परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु निर्यात और परमाणु संबंधित निर्यात के लिए दिशा निर्देशों के 2 सेटों के कार्यान्वयन के माध्यम से परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान देना चाहता है। तो ये बिल्कुल सही है। एनएसजी जो है वो रूल्स के 2 सेट को फॉलो करता है, 2 कैटेगरी हैं रूल्स की, उनको फॉलो करता है और परमाणु हथियारों के अप्रसार में योगदान देना चाहता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए, हमें बताना है कितने कथन सही हैं, ध्यान रखिएगा। एनएसजी दिशा निर्देशों को 1994 में अपनाया गया, मीन्स जो गाइडलाइंस एनएसजी ने जारी की वो 1994 में जो है जारी की, अपनाया गया। तथाकथित अप्रसार सिद्धांत भी इसमें शामिल है, जिसके तहत एक आपूर्तिकर्ता एनएसजी दिशा निर्देशों में अन्य प्रावधानों के बावजूद स्थानांतरण को केवल तभी अधिकृत करता है जब वह संतुष्ट हो कि स्थानांतरण परमाणु हथियारों के प्रसार में योगदान नहीं देगा। ये बात बिल्कुल सही है कि 1994 की गाइडलाइंस हैं और उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही एक्सपोर्ट करना होता है। अगर उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये संतुष्ट हो जाए कोई देश की, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि परमाणु हथियार जो हैं उनके प्रसार में जो है कोई रोल नहीं निभाएगा, फिर भी जो है उस जो कंट्री एक्सपोर्ट करने वाला है वो भी जब तक संतुष्ट नहीं होता तब तक वो बिल्कुल बाध्य नहीं है कि वो एक्सपोर्ट करे, भले ही सारी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हों। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखिए, एनएसजी दिशा निर्देश प्रत्येक भागीदार सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं के अनुसार लागू किए जाते हैं। निर्यात आवेदनों पर निर्णय राष्ट्रीय निर्यात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं। तो अभी दूसरे स्टेटमेंट से ही ये बात क्लियर हो गई है कि एनएसजी गाइडलाइंस को हर कंट्री अपने जो उस कंट्री का एनवायरनमेंट है, उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो उस कंट्री की पॉलिसी है, उसके बेस पर लागू करता है। बाध्य नहीं है वो एनएसजी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए एक्सपोर्ट के मामले में। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा, वर्तमान में एनएसजी की 48 भागीदार सरकारें हैं, ये भी सही है, 48 सदस्य हैं इस समय। तो इसमें जो है चारों ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उसके बाद अंतिम 5वां प्रश्न देखिए कि इनमें से कितने कथन सही नहीं है, मतलब कौन से गलत है ये बताना है। पहला, एनएसजी प्रमुख आपूर्तिकर्ता सरकारों का एक स्वैच्छिक गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी संघ है, यह किसी संधि द्वारा नहीं बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है, वो किसी संधि द्वारा नहीं बनाया गया, गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी संघ है। नंबर 2, एनएसजी के पास कोई औपचारिक सचिवालय या आम बजट नहीं है, ये बात भी सही है, एनएसजी का कोई जो है हेडक्वार्टर नहीं है। कई एनएसजी प्रतिभागियों द्वारा संगठनात्मक कार्य स्वैच्छिक आधार पर किए जाते हैं। तो एनएसजी से रिलेटेड जो कार्य हैं वो अलग अलग देश जो है अलग अलग काम उनके पास बटे हुए हैं, वो उस तरीके से किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका एनएसजी सूचना साझाकरण प्रणाली के लिए जिम्मेदार है, ये जो उससे रिलेटेड सूचना है उसको साझा करने का काम जो है वो अमेरिका का है। जबकि जर्मनी आर्थिक मामलों और निर्यात नियंत्रण के लिए अपने संघीय कार्यालय के माध्यम से एनएसजी सार्वजनिक वेबसाइट की मेजबानी के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है कि जो इकोनॉमिक मामले हैं और एक्सपोर्ट रिलेटेड मामले हैं उनकी देखभाल करने के लिए जर्मनी जो है जिम्मेदार है। और चौथा स्टेटमेंट देखिए, सरकारें एनएसजी सहभागी सरकार बनने के लिए आवेदन करने का कदम उठाए बिना दिशा निर्देशों का पालन करने का एक तरफा विकल्प चुन सकती हैं। मतलब ये कि बिना एनएसजी मेंबर बने आप अपनी तरफ से भी एनएसजी गाइडलाइंस को कोई कंट्री जो है फॉलो कर सकता है। एनएसजी का मेंबर ना हो तो भी ये ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपोर्ट करे या परमाणु हथियारों के प्रसार में योगदान दे। अगर वो नहीं देना चाहता है तो वो एक तरफा विकल्प भी चुन सकता है। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। इसमें बताना था कितने सही नहीं है, तो इसमें हमारा जो है विकल्प होगा डी कि इनमें से कोई नहीं। अब इसके बाद हम लोग जो है आज के 5 प्रश्न देख लेते हैं कि आज के हमारे जो है 7वें दिन के कौन से 5 प्रश्न हैं। तो ये हमारे आज के 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़िए, इनमें से कितने कथन सही हैं। देखिए, कल हम लोगों ने जो है जो द हिंदू से एक आर्टिकल उठाया था आजीवक और जैनों के बारे में, तो उससे प्रश्न बना लिए हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से कितने कथन सही हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तो पहला स्टेटमेंट है, आजीवक संप्रदाय भारतीय दर्शन के नास्तिक या हेटेरोडॉक्स विद्यालयों में से एक है। दूसरा कथन है, आजीवकों की सटीक पहचान अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि वे बौद्धों या जैनियों के एक अलग संप्रदाय
थे। तीसरा कथन है आजीवक भाग्यवादियों और उनके संस्थापक गोशाल का सबसे पुराना विवरण प्राचीन भारत के बौद्ध और जैन धर्मग्रंथों दोनों में पाया जा सकता है। और चौथा स्टेटमेंट है दक्षिणी भारतीय राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु में 13वीं और 14वीं शताब्दी ईस्वी तक लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रहा आजीवक संप्रदाय। तो आपको बताना है कितने कथन सही हैं। दूसरा क्वेश्चन है कितने कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है अशोक के 7वें स्तंभ शिलालेख में आजीवकों का उल्लेख है। दूसरा कथन है आजीवकों से संबंधित कई चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मौर्य सम्राट अशोक के समय की हैं। तीसरा कथन है बराबर गुफाएं ग्रेनाइट से बनाई गई थीं। इसकी आंतरिक गुफा की सतह अत्यधिक पॉलिश की गई है और प्रत्येक गुफा में 2 कक्ष हैं। पहला एक बड़ा आयताकार हॉल है जबकि दूसरा एक छोटा गोलाकार गुंबददार कक्ष है। चौथा स्टेटमेंट है जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथों में कहा गया है कि आजीवक पूर्ण नियतिवाद स्वतंत्र इच्छा की अनुपस्थिति में विश्वास करते थे और इसे नियति कहते थे, परंतु साथ साथ यह भी मानते थे कि मनुष्य अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है अपनी स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से। तो इसमें आपको बताना है कितने कथन सही नहीं है। तीसरा है क्वेश्चन, इसमें भी आपको बताना है कितने कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा मींस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा हमारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है 14 IPEF भागीदार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का 28% प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको बताना है कौन से कथन सही नहीं है इसमें, केवल एक, केवल 2 या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। तो चौथा प्रश्न है हमारा बताना है आपको इनमें से कितने कथन सही हैं। पहला स्टेटमेंट है ब्राज़ील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख जैव ईंधन उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में अन्य इच्छुक देशों के साथ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन मींस ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में अगले कुछ महीनों के दौरान मिलकर काम करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है इस गठबंधन का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र सहित सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना होगा। तीसरा कथन है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक है। और चौथा कथन है इसकी घोषणा भारत ऊर्जा सप्ताह 2022 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्री ने की थी। और लास्ट 5वां क्वेश्चन है आज का सोशल सिक्योरिटी टोटलाइजेशन एग्रीमेंट संबंधी निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से कितने कथन सही है। पहला समग्रीकरण समझौते में प्रवेश करते समय संयुक्त राज्य अमेरिका और एक भागीदार देश उन व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज और लाभ भुगतान प्रावधानों के समन्वय पर सहमत होते हैं जिन्होंने अपने कामकाजी जीवन के दौरान दोनों देशों में काम किया है। दूसरा स्टेटमेंट है वे दोहरे सामाजिक सुरक्षा कराधान को समाप्त करते हैं जो तब होता है जब एक कर्मचारी और उसके नियोक्ता को एक ही कमाई पर 2 देशों को सामाजिक सुरक्षा कर का भुगतान करना पड़ता है। और तीसरा स्टेटमेंट है सभी समग्रीकरण समझौते मतलब टोटलाइजेशन एग्रीमेंट सभी समग्रीकरण समझौतों का सामान्य सिद्धांत यह है कि एक कार्यकर्ता को करों का भुगतान करना चाहिए और केवल उस देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत कवर किया जाना चाहिए जिसमें वह वास्तव में काम करता है। तो ये हमारा आज का 5वां और अंतिम प्रश्न था और इसी के साथ जो है आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और आप लोग जो है पॉज करके देख के आंसर जो है अपना विचार करिए कि क्या आंसर सही होगा। और इस तरीके से आप देखिए कि आज हमारा 7वां दिन है और हम लोग जो है 35 प्रश्न जो है हल कर चुके हैं, मतलब 30 प्रश्न हल कर चुके हैं और 5 प्रश्न अभी पेंडिंग है जिनके आंसर अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 35 प्रश्न हल कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से बूंद बूंद करके घड़ा भर रहा है। और 35 प्रश्नों में आप कम से कम अगर मानिए कि एवरेज सब में जो है 4 और 3 इतने स्टेटमेंट हैं, तो 4 और 3 स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग कम से कम जो है नियर अबाउट मान के चलिए कि 100 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो लगातार आप आगे बढ़ते रहिए और एक दिन जो है सफलता जो है आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफलता जो है उसका यही सिद्धांत है कि जो निरंतरता बनाए रखता है अपने काम में वही जीवन में सफल होता है। और जो निरंतरता नहीं बनाए रखता है तो जीवन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं, और वो आपको अगर किसी घटना के माध्यम से कुछ सिखाना चाहता है जीवन, तो अगर आप उसकी उस घटना से सीखेंगे नहीं तो फिर आपके जीवन में वो घटना दोबारा फिर से दोहराएगी, क्योंकि जीवन बिना सिखाए नहीं छोड़ता किसी को। धन्यवाद।